सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। इसमें लिखें WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार बीमारी की अनुपस्थिति मात्र को बीमारी की अनुपस्थिति मात्र को बीमारी की अनुपस्थिति मात्र को स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। बीमारी की अनुपस्थिति मात्र को स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग यानी कल्याण, वेलबींग को कल्याण लिख सकते हैं ना। आध्यात्मिक वेलबींग को पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। आध्यात्मिक वेलबींग को, वेलबींग लिखा हुआ है, वेलबींग का मतलब कल्याण लिख सकते हैं अपन चाहे तो ब्रैकेट में, सही शब्द कल्याण, लेकिन वेलबींग का भाव जो है वो कल्याण में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने वेलबींग ही लिखा है इसमें। वेलबींग को पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। आगे परिभाषा लिखें आप। स्वस्थ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छी स्थिति में है और समाज में आर्थिक रूप से एक उत्पादक जीवन निर्वाह कर रहा है, और आर्थिक रूप से एक उत्पादक जीवन निर्वाह कर रहा है। नेक्स्ट लिखें
नेक्स्ट लिखें बीमारियां, हेडिंग लगा लें बीमारियां। स्वास्थ्य के किसी भी आयाम में, स्वास्थ्य के किसी भी आयाम में असंतुलन, स्वास्थ्य के किसी भी आयाम में असंतुलन बीमारी कहलाता है। सभी प्रकार की बीमारियां सभी प्रकार की बीमारियां मुख्यतया दो वर्गों में बांटी जा सकती है। मुख्यतया दो वर्गों में बांटी जा सकती है। दो वर्गों में बांटी जा सकती है। पहला लिखें संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां इसमें लिखें वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उन्हें संक्रामक बीमारियां कहते हैं। उन्हें संक्रामक बीमारियां कहते हैं। जैसे हैजा, पोलियो, कोविड-19, कोविड-19, प्लेग इत्यादि। प्लेग इत्यादि है ना। दूसरा लिखें गैर संक्रामक बीमारियां या असंक्रामक बीमारियां, कुछ भी लिख सकते हैं। गैर संक्रामक या असंक्रामक बीमारी। इसमें लिखें ऐसी बीमारियां जिसका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। उन्हें गैर संक्रामक बीमारियां कहते हैं। उन्हें गैर संक्रामक बीमारियां कहते हैं। वृद्धावस्था के कारण होने वाली बीमारियां, वृद्धावस्था के कारण होने वाली बीमारियां
कॉमा जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारियां हैं। वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट लिखें, संक्रामक गैर संक्रामक बीमारियों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, दोनों की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। पहले लिख लें संक्रमण, संक्रमण हेडिंग लगा लें, संक्रमण। इसमें लिखें किसी रोगाणु का, किसी रोगाणु का किसी रोगाणु का ब्रैकेट में लिख लो सूक्ष्म जीव, या रहने दो, चलो ब्रैकेट रहने दो, किसी रोगाणु का किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश, उसके किसी प्रवेश करने के बाद, लिखो प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करने के बाद उसके किसी शरीर में, उसके किसी शरीर के किसी ऊतक में, उसके शरीर के किसी ऊतक में क्या हुआ, क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने लास्ट? आसपास से देखो कहां से आप लिंक टूटा है आपका। शरीर के किसी ऊतक में स्थायी होकर, स्थायी होकर, किसी ऊतक में स्थायी होकर अपनी संख्या बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना संक्रमण कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। संक्रमण के कारण, संक्रमण के कारण, संक्रमण के कारण शरीर की संरचना और कार्य में, शरीर की संरचना और कार्य में विकृति आती है, शरीर की संरचना और कार्य में विकृति आती है। संक्रमण, नेक्स्ट लाइन में लिख लें, संक्रमण के कारक निम्न हो सकते हैं, संक्रमण के कारक निम्न हो सकते हैं। ये सारे कारक लिख लो आप। कौन कौन से हो सकते हैं? जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कवक हो सकता है, कृमि हो सकता है। ये आप लिस्ट बना लो। संक्रमण के जो कारक है, किस किस के कारण संक्रमण हो सकता है, संक्रमण के एजेंट या कारक,
लिख लिया है? फिर संक्रमण के मार्ग, शरीर में संक्रमण के मार्ग, संक्रमण के मार्ग कौन कौन से हैं? संक्रमण के मार्ग में ये सारी चीजें अपन लिख सकते हैं। मुख है, हमारे आहार नाल है, श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग में हमारा नाक और हमारा श्वसन मार्ग से संबंधित सारे अंग आ सकते हैं। त्वचा है, आंखें है, कान है, इत्यादि। अगला हेडिंग लगा लो, संक्रमण प्रसार के, संक्रमण के प्रसार के, संक्रमण के प्रसार के माध्यम, संक्रमण के प्रसार के माध्यम, वही फैलने के, संक्रमण के प्रसार के या संक्रामक बीमारियों के फैलने के माध्यम, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये जो लिखा है या तो ये लिख लें या संक्रमण के प्रसार के माध्यम। यानी संक्रमण कैसे फैलता है, एक से दूसरे में कैसे फैलेगा? संक्रमण अपने देखा, संक्रमण क्या है कि कोई जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जावे और प्रवेश करने के बाद में किसी ऊतक में जाके स्थायी हो जावे। जैसे टीबी का एक जीवाणु था, मेरे श्वसन मार्ग से प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद में मेरे फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में जाने के बाद में वहां स्थायी हो गया और वहां अपनी संख्या बढ़ाने लगा, तो ये संक्रमण है। ठीक है, और जैसे ही संक्रमण होगा ये क्या करेगा? हमारे शरीर की कार्य को प्रभावित करेगा या हमारे शरीर की संरचना को प्रभावित करेगा, ये संक्रमण कहलाएगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि संक्रमण हमारे शरीर में कहां कहां से प्रवेश कर सकता है। ये सारे रास्ते हैं जहां से संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमण के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कवक हो सकता है, कृमि हो सकता है, सारे सारे संक्रमण के कारक हो सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा? ये फैलने के माध्यम में, प्रसार के माध्यम में। प्रसार के माध्यम में पहला लिखें संपर्क, पहला लिखें संपर्क, कांटेक्ट। इसमें लिखें इसी में आगे एक फर्स्ट हेडिंग लिखा है प्रत्यक्ष संपर्क। पहले प्रत्यक्ष संपर्क में ही आगे लगा लें प्रत्यक्ष संपर्क। संपर्क में ही सब हेडिंग है प्रत्यक्ष संपर्क। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क जैसे हाथ मिलाना, जैसे हाथ मिलाना, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट या यौन संबंध आप लिख लो भले। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब समझ आ गया, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। फिर दूसरा लिख लो आप इसमें अप्रत्यक्ष संपर्क। इसी में सेंटेंस मैंने पूरा नहीं किया है, बस केवल इंडिकेटिव, केवल संकेत के रूप में मैंने आपको लिखा है ताकि आप समझ सकें। अप्रत्यक्ष संपर्क में क्या लिखेंगे? संक्रमित व्यक्ति द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिए गए, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिए गए
साधनों उपकरणों, साधनों कॉमा उपकरणों कॉमा सामग्री के संपर्क में आना, के संपर्क में आना। जैसे जैसे संक्रमित व्यक्ति के बर्तनों का इस्तेमाल, के बर्तनों कपड़ों का इस्तेमाल, बर्तनों कॉमा कपड़ों का इस्तेमाल। संक्रमित व्यक्ति के बर्तनों है कॉमा कपड़ों का इस्तेमाल। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क का अंतर। सेकंड इसी में लिख लो, संक्रमित भोजन और पानी से, संक्रमित भोजन और पानी से। तीसरा लिख लो, हवा से फैलाव। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, संक्रमित भोजन और पानी से खुद स्पष्ट है। तीसरा लिख लो, हवा से फैलाव। चौथा लिखो, इंसेक्ट यानी कीट, कीट से। जैसे मच्छर, मक्खी, मच्छर मक्खी, कौन कौन सी बीमारियां हैं? मच्छर मक्खी। मच्छर मक्खी क्या है यहां पर? वाहक है। मच्छर मक्खी क्या है यहां पर? वाहक है। वाहक का मतलब यह है कि किसी जीवाणु को या किसी ऐसे रोगाणु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाती है। जैसे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन मच्छर का कारण मलेरिया का कारण मच्छर नहीं है। मच्छर क्या करता है कि हम में से प्लाज्मोडियम को लेगा और किसी स्वस्थ व्यक्ति में जाके प्लाज्मोडियम को डाल देगा। यानी मलेरिया का कारण तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन इसको आगे कौन फैला रहा है? वाहक के रूप में, कैरियर के रूप में कौन काम आ रहा है? मच्छर काम में आ रहा है ना। तो वाहक के रूप में मक्खी है, मच्छर है, वाहक के रूप में, वाहक के रूप में बीमारी फैलाते हैं। जैसे मच्छर द्वारा मलेरिया, मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि का प्रसार। चौथा लिखो, अन्य जीवों द्वारा, जैसे पागल कुत्ते द्वारा रेबीज का संक्रमण, जैसे पागल कुत्ते द्वारा रेबीज का संक्रमण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। संक्रमण के जो प्रसार के जो रास्ते हैं वो इस प्रकार से 4-5 जो अपने रास्ते लिखे हैं, ये अपन लिख सकते हैं।
अब सबसे बड़ा हेडिंग लगाएं आप, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां। पहला लिखो इसमें, हेजा या कोलेरा। पहली बीमारी है हेजा या कोलेरा। इसी तरह से लिखो कारक जीवाणु। पहले लिख लो कारक जीवाणु, कौन से जीवाणु से होगी? विब्रियो कोलेरी। कारक जीवाणु कौन सा होगा इसका? विब्रियो कोलेरी। प्रभावित अंग कौन सा होगा? हमारी आहार नाल। यानी इन्फेक्शन कहां जाएगा? हमारी आहार नाल में जाएगा। आगे लिखो प्रसार का माध्यम, इसी में लिख लो आगे, प्रसार का माध्यम संदूषित संदूषित भोजन और जल। संदूषित भोजन और जल। ब्रैकेट में लिख लो फिको ओरल रूट। फिको ओरल रूट। फिको ओरल रूट। रूट का मतलब मार्ग, फिको ओरल का मतलब मल के संपर्क में आने के बाद में, खाने का या पानी का मल के संपर्क में आने के बाद में हम उसको खाएं तो फिको ओरल रूट है। लक्षण में लिख लो, इसमें लक्षण में लिखो बुखार, उल्टी दस्त, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब शरीर में पानी की कमी होना है ना, निर्जलीकरण। बचने के उपाय, नेक्स्ट लिख लो बचने के उपाय। भोजन और पानी को संदूषित होने से बचाना। भोजन और पानी को संदूषित होने से बचाना। कैसे बचाएंगे? ढककर रखना हो गया है ना, संदूषित होने से बचाना। भोजन और पानी को संदूषित होने से बचाना। ब्रैकेट में लिख लो आप, भोजन को ढककर रखना। भोजन को ढककर रखना। नेक्स्ट लिखो इसी में बचने के उपाय में, चलो एक साथ ही लिख लो सारे। पहला तो ये लिख लिया संदूषित भोजन, भोजन को संदूषित और होने से बचाना। खाना खाने से पहले शौच के पश्चात, शौच के पश्चात, शौच के पश्चात, खाना खाने से पहले और शौच के पश्चात हाथों को अच्छी तरह से धोना। हाथों को अच्छी तरह से धोना।
पानी को, अगला, पानी को छानकर और उबालकर, छानकर और उबालकर पीना। ठीक है, इतना बहुत है हैजा के बारे में। नेक्स्ट बीमारी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हिंदी में गल घोंटू लिखेंगे अपन। इसमें लिखो कारक जीव या कारक जीवाणु। कारक जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई। हाँ, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिखना है आप भाई। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, वो एकदम ज्यादा एग्जैक्ट नाम है, सही है। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिख लें, ये ज्यादा अच्छा नाम है। बिल्कुल सही बताया आपने। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिख लें, क्लोस्ट्रीडियम की जगह पर कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिख लें, ऐसे स्पीशीज है इसकी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिख लें। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई लिख लें, इसको ज़्यादा ठीक है ये। बिल्कुल सही बताया, थैंक यू भैया नेहरा जी। आगे लिखो प्रभावित अंग, प्रभावित अंग नाक और गला। प्रभावित अंग नाक और गला। प्रभावित अंग नाक और गला। प्रसार का माध्यम, प्रसार का माध्यम छींकने खांसने से उत्पन्न, छींकने खांसने से उत्पन्न छींकने खांसने से उत्पन्न ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के, ड्रॉपलेट छोटे छोटे बिंदुकों या ड्रॉपलेट के स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से, स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से। ब्रैकेट में लिख लो ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट संक्रमण, ब्रैकेट में ड्रॉपलेट संक्रमण लिख लो इसको, ड्रॉपलेट संक्रमण। लक्षण में लिख लो, लक्षण में लिख लो बुखार, बुखार, गले में दर्द, बुखार, गले में दर्द, खांसी, खांसी, गले में, गले में एक झिल्ली का बनना,
गले में एक झिल्ली का बनना, समय पर इलाज नहीं होने पर, समय पर इलाज नहीं होने पर, समय पर इलाज नहीं होने पर बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। बचाव में लिखो, बचाव में लिखो, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को डीपीटी, डीपीटी का टीका या पेंटावेलेंट टीका, पेंटावेलेंट क्या अभी अपन डिस्कस करेंगे ना, डीपीटी का टीका या पेंटावेलेंट टीका लगाना, डीपीटी का टीका या पेंटावेलेंट टीका लगाना। बीमार बच्चे को अलग थलग रखना, बीमार बच्चे को अलग थलग रखना, अप्रत्यक्ष संपर्क रोकने के लिए, अप्रत्यक्ष संपर्क रोकने के लिए हाथों को बार बार धोना, हाथों को बार बार धोना। ठीक है, ये डिप्थीरिया के बारे में है। नेक्स्ट है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। कारक जीव कौन सा है, कारक जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसको मैं इसमें से काट रहा हूं, है ना? नेहरा जी ने मेरे को गलत जाने से रोक दिया। ठीक है, ट्यूबरकुलाई में लिखे हैं कारक जीव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्लोस्ट्रिडियम काट दिया मैंने पूरा, कोरोनेबैक्टीरियम ज्यादा ठीक है इसके लिए। इसमें लिखे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसमें लिखे हैं प्रभावित अंग में लिखे हैं सामान्यतः फेफड़े, सामान्यतः फेफड़ों से संबंधित, सामान्यतः फेफड़ों से संबंधित, लेकिन अन्य अंगों की भी टीबी होती है, लेकिन अन्य अंगों की भी टीबी होती है। टीबी को हिंदी में अपन क्या लिखेंगे? क्षय रोग। अन्य अंगों की भी टीबी होती है। प्रसार का माध्यम क्या होगा इसमें? वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। प्रसार का माध्यम क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन।
प्रसार का माध्यम है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझाने की जरूरत नहीं है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अब तो आपको समझ में आ ही गया, याद हो गया होगा। खांसने छींकने से उत्पन्न जो ड्रॉपलेट है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन मार्ग में चली जाती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये ड्रॉपलेट संक्रमण है। नेक्स्ट लिखो, लक्षण में लिखो, लक्षण में लिखो खांसी, खांसी, बलगम गिरना, बलगम गिरना, खांसी है, बलगम गिरना है। बलगम के साथ खून गिरना, बलगम के साथ बलगम के साथ रक्त आना या खून आना, बुखार, बुखार, वजन कम होना, वजन कम होना इत्यादि, वजन कम होना इत्यादि। नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास। 1961 में जैसा मैंने बताया नेशनल टीबी प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया। सब याद रखना जरूरी नहीं है। 1962 में ये जो एनटीपी जो है पूरे देश में लॉन्च, (1997) में RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। हिंदी में लिखना चाहें तो संशोधित राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। (1997) में ही RNTCP के साथ में डॉट्स उपचार शुरू किया। डॉट्स उपचार का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। प्रत्यक्ष निगरानी उपचार। वापस बोलो, सुना नहीं दिया मेरे को। एक्स में शेड्यूल भी कहते हैं अपन, और ट्रीटमेंट में भी अपन इसमें यूज में लेते हैं। शेड्यूल यानी प्रणाली जो है ना, उसके लिए अपन उपयोग में लेते हैं इसको, है शॉर्ट टर्म ही है ये। शॉर्ट टर्म अपन 1983 में शुरू कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल है ये एक तरह से, है ना। हाँ, खास डॉट है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है, खास ये अपन इसमें ध्यान रखेंगे। मतलब खास जो है इसमें ये है कि प्रत्यक्ष निगरानी में ये इलाज दिया जाता है। इसका खास जो भाव है वो ये है कि प्रत्यक्ष निगरानी में इलाज दिया जाता है। किसी न किसी कर्मचारी, किसी न किसी
कोई भी ऐसे व्यक्ति के डायरेक्ट निगरानी में उपचार दिया जाता है, खास ये है। और लिखें इसमें 2007 में 2007 में 2007 में PMDT MDR TB के लिए, ये रहने देते आप, है ना, ये रहने देते, बस इतना काफ़ी है। इसमें डॉट्स का लिख लो आप, डाइट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शेड्यूल या डाइट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, आप शॉर्ट कोर्स कह दें। शॉर्ट कोर्स का मतलब यही है कि पहले 2-2 साल तक ट्रीटमेंट चलता था, इसके आने के बाद में 6 महीने से 9 महीने तक की ट्रीटमेंट चलता है, ये शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स 1983 में पढ़ने शुरू कर दिया था। अब लिखें इसमें आगे, ये लिख लिया, ये तो लिख लिया आपने। अब देखिए निक्षय कार्यक्रम, निक्षय कार्यक्रम, निक्षय कार्यक्रम, इसमें लिखे हैं भारत सरकार द्वारा टीबी का समूल नाश करने के लिए, टीबी का समूल नाश करने के लिए 2025 को लक्षित किया है, 2025 को लक्षित किया है। इस हेतु 3 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। निक्षय पोषण के तहत टीबी से ग्रस्त मरीजों को अच्छे आहार हेतु 500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अच्छे आहार हेतु 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। यह योजना 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई।
चलो ये तो इसमें टीबी में बस इतना काफ़ी है। टीबी के बाद में कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसमें लिखें। कुष्ठ रोग में लिखें कारक जीवाणु में लिखें माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कारक जीव में लिखें माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसे हैंसन बीमारी भी कहते हैं। हैंसन बीमारी भी कहते हैं। इसे हैंसन बीमारी भी कहते हैं। इसे हैंसन बीमारी भी कहते हैं। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग में लिखो त्वचा, 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 तंत्रिका तंत्र, श्वसन मार्ग। त्वचा, तंत्रिका तंत्र, श्वसन मार्ग। प्रसार का माध्यम में लिखो प्रसार का माध्यम, ड्रॉपलेट संक्रमण, ड्रॉपलेट संक्रमण, कॉमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क। अगली लाइन में लिखो कुष्ठ रोग के उपचार हेतु, कुष्ठ रोग के उपचार हेतु MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दी जाती है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या मल्टी ड्रग थेरेपी एक ही बात है, दी जाती है जिसमें जिसमें एक से अधिक जिसमें एक से अधिक दवाएं जिसमें एक से अधिक दवाएं सम्मिलित की जाती है। यह बीमारी निम्न आय वर्ग के परिवारों में निम्न आय वर्ग के परिवारों में जहां स्वच्छता का स्तर कमजोर हो, अधिक होती है। जहां स्वच्छता का स्तर कमजोर हो, अधिक होती है। लक्षण में लिखो लक्षण में लिखो लक्षण में लिखो
त्वचा पर हल्के रंग के संवेदना विहीन धब्बे। त्वचा पर संवेदना विहीन हल्के रंग के धब्बे, नसों का मोटा होना, त्वचा पर घाव होना, त्वचा पर घाव होना, अंगों में विकृति आना। अंगों में विकृति आना। नेक्स्ट है धनुरोग या टिटनेस। धनुरोग या टिटनेस। धनुरोग या टिटनेस। इसमें लिखो कारक जीवाणु, कारक जीवाणु, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, कारक जीवाणु क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, यह जीवाणु, यह जीवाणु मिट्टी, मिट्टी, लकड़ी, मिट्टी, लकड़ी, लोहे इत्यादि पर होता है, इत्यादि पर होता है। जो चोट लगने पर, जो चोट लगने पर घाव के रास्ते, घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है, घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। तो प्रसार का मार्ग भी पढ़ने इसमें साथ में लिख लिया है ना। लक्षण में लिखें, लक्षण में लिखें मांसपेशियों में संकुंचन से शरीर धनुष आकार में होना, शरीर का धनुष आकार में होना, श्वसन, श्वसन मार्ग से संबंधित, श्वसन मार्ग से संबंधित पेशियों के संकुचन से, पेशियों के संकुचन से मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बचाव, बचाव,
बचाव में, बच्चों में डीपीटी का टीका लगाना, बच्चों में डीपीटी का टीका लगाना, चोट लगने पर, चोट लगने पर एटीएस एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम, एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम, पूरा लिख लो इसको, एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन लगाना, का इंजेक्शन लगाना, घाव की उचित देखभाल, घाव की उचित देखभाल, घाव की उचित देखभाल, एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम कहीं बीच में रह गया क्या आपका लिखने से? क्या लिखा है आपने लास्ट? चोट लगने पर, चोट लगने पर एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन लगाना, ये यहां लिखा है, एंटी टिटनस टॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन लगाना। एंटी टिटनस टॉक्साइड यानी एटीएस का इंजेक्शन लगाना, घाव की सही देखभाल करना, घाव की सही देखभाल करना, घाव की सही देखभाल करना, बीमारी से ग्रस्त बच्चों को अलग थलग रखना, बीमारी से ग्रस्त बच्चों को अलग थलग रखना, फिर टाइफाइड, कारक जीवाणु जो है इसमें साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला टाइफी, कारक जीवाणु इसमें साल्मोनेला टाइफी, कारक जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, प्रभावित अंग आहार नाल, प्रभावित अंग आहार नाल, प्रसार का मार्ग, प्रसार का मार्ग, संदूषित भोजन और पानी, संदूषित भोजन और पानी, संदूषित भोजन और पानी, जांच का तरीका ये भी लिख लो, जांच जो इसमें होती है वो होती है विडाल टेस्ट, पूछा जा सकता है इस पर भी कभी, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, लक्षण, बुखार, शरीर पर दाने, इसको मोती झरा कहते हैं, इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मोती झरा। मोती का मतलब मोती के समान शरीर पे, स्किन पे दाने दाने हो जाते हैं, है ना, तो मोती झरा इसको अपन कहते हैं, शरीर पर दाने। और आहार नाल प्रभावित होती है तो उल्टी दस्त तो होगा ही, उल्टी दस्त,
प्रसार का मार्ग क्या होगा? संदूषित पानी, और ये अपन ने लिख लिया है, यानी फीको ओरल रूट। उसी के आगे भले चाहें तो आप फीको ओरल रूट वापस लिख सकते हैं इसमें, फीको ओरल रूट। संदूषित पानी और जो लिखा है उसमें आगे लिख लें फीको यानी फीकल मटेरियल यानी मल, ओरल यानी हमारा मुंह, उसी के आगे भले लिख लें फीको ओरल रूट। बचाव में क्या करना पड़ेगा? संदूषित पानी और भोजन को पानी और भोजन को दूषित होने से बचाना, हाथ धो के इस्तेमाल करना। जो अपन ने कोलेरा में लिखा है, जो हेजा में लिखा है, वो सब इसमें है। फिर है प्लेग, फिर है प्लेग। प्लेग इसमें लिखे हैं कारक जीव, कारक जीव, कारक जीव दोनों लिख लो आप इसमें। यर्सीनिया पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, कहीं पर ये लिखा हुआ कहीं पर ये लिखा हुआ, दोनों एक ही बात है। यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। कारक जीवाणु कौन सा हो गया? यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, दोनों में से कोई भी नाम आता तो आप ठीक करेंगे। यह जीवाणु, यह जीवाणु चूहे जैसे, चूहे जैसे छोटे स्तनधारियों, चूहे जैसे छोटे स्तनधारियों पर मिलने वाले परजीवी, पर मिलने वाले परजीवी पिस्सू, पर मिलने वाले परजीवी पिस्सू, पिस्सू के आगे लिख लो जिनोप्सिला, जिनोप्सिला, जिनोप्सिला लिख लो, सफिशिएंट है। जिनोप्सिला पिस्सू का नाम है, ये जिनोप्सिला, पूछा जा सकता कई बार। पिस्सू यानी जिनोप्सिला, हिंदी में लिखूं? जिनोप्सिला क्योसिस, ये एक्स से स्टार्ट है ना, जिनोप्सिला क्योप्सिस। पिस्सू के आगे ब्रैकेट में लिख लो जिनोप्सिला क्योप्सिस, पर पाए जाते हैं, जिनोप्सिला क्योसिस पर पाए जाते हैं। जिनोप्सिला क्योप्सिस पर पाए जाते हैं। अगली लाइन में लिखें अस्वच्छ परिस्थितियों, अस्वच्छ परिस्थितियों, झोपड़पट्टियों, अस्वच्छ परिस्थितियों, झोपड़पट्टियों, वह भीड़भाड़, वह भीड़भाड़ भरे, वह भीड़भाड़ भरे स्थानों पर यह बीमारी हो सकती है, यह बीमारी हो सकती है, यह बीमारी हो सकती है, यह बीमारी, यह बीमारी 14वीं सदी में
14वीं सदी में 14वीं सदी में यूरोप में लाखों लोगों की जान लेने के कारण, लाखों लोगों की जान लेने के कारण ब्लैक डेथ कही जाती थी। लाखों लोगों की जान लेने के कारण ब्लैक डेथ कही जाती थी। ब्लैक डेथ कही जाती थी। नेक्स्ट लाइन में, भारत में 1896 में मुंबई में महामारी के रूप में प्लेग फैला। भारत में 1896 में मुंबई में महामारी के रूप में प्लेग फैला। इस समय प्लेग समिति के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. रैंड के भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण, डब्ल्यू.सी. रैंड के भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण पुणे के चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट लाइन में, 1994 में सूरत में महामारी के रूप में प्लेग फैला। नेक्स्ट लिखो, प्रसार का माध्यम। क्या होगा प्रसार का माध्यम? संपर्क होगा, यहां पर संपर्क है ना। प्रसार का माध्यम में लिखो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से आगे फैलता रहता है ना, तो संपर्क इसमें। आगे लिखो, बस काफी है इसमें। प्रकार अपन नहीं लिखेंगे, प्रकार 3 प्रकार होते हैं, प्रकार अपन नहीं लिखेंगे। अगला हेडिंग लगा लो, काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी। इसमें लिखो, कारक जीवाणु बॉर्डुटेला पर्टुसिस। बॉर्डुटेला पर्ट्यूसिस।
प्रभावित प्रभावित अंग, श्वसन मार्ग, पूरा श्वसन मार्ग, प्रसार का माध्यम, प्रसार का माध्यम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क, और ड्रॉपलेट संक्रमण, और ड्रॉपलेट संक्रमण। लक्षण में लिखो, लक्षण में लिखो, लंबी खांसी चलना, लंबी खांसी चलना, लंबी खांसी चलना, खांसी के साथ, खांसी के साथ हूप की आवाज आना। हूप मतलब एक खांसी में जो है आवाज पूरी चेंज हो जाती है, एकदम भारी भारी सी आवाज खांसी में। एक तो नॉर्मली अपन खांसी करते हैं वो नहीं होकर खांसी में एक भारी सी आवाज होती है जिसको अपन हूप कहते हैं। हूप की आवाज, हूप की आवाज आना, जिसको कुत्ता खांसी अपन कहते हैं, कुकर खांसी है ना। कुत्ता कुत्ता जिस तरह से भौंकता है बस उसी तरह से आवाज जिसको अपन हूप कहते हैं, है ना। साथ में आप लिख सकते हैं कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज। हूप के आगे लिख सकते हैं कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज। हूप के आगे ब्रैकेट में लिख लें भले, कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आती है। इस कारण इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं। इस कारण इसे हुपिंग कफ या कुत्ता खांसी भी कहते हैं। हुपिंग कफ या कुत्ता खांसी भी कहते हैं। हुपिंग कफ लिखिए, मैंने स्पेलिंग लिखी है, हुपिंग कफ भी कहते हैं। नाक में से पानी आना, और सिम्टम में क्या आएगा? नाक में से पानी आना, छींकें, बुखार, बचाव, बचाव में लिखो डीपीटी का टीका, बचाव में डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। संक्रमित बच्चे को अलग थलग रखना, संक्रमित बच्चे को अलग थलग रखना, संक्रमित बच्चे को अलग थलग रखना। मास्क और मास्क से बचाव करना, मास्क पहनकर बचाव करना है, मास्क द्वारा बचाव करना। डीपीटी का टीका इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डीपीटी आप याद रख लो, डीपीटी किन 3 बीमारियों के लिए है ये आपको पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलर कहलाती है इसलिए इसको अपन पी इसमें शामिल करते हैं, है ना।